क्या आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है? क्या बैंक लोन अब और महंगे हो जाएंगे? क्योंकि आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में बदलाव किया है, लेकिन ये रेपो रेट आखिर होती क्या है और इसका सीधा असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है, आज हम आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25% की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6% करने के लिए मतदान किया और इस दौरान गवर्नर ने वैश्विक विकास के लिए नई चुनौतियों की ओर इशारा भी किया। आरबीआई ने बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से अमेरिका की ओर से लगाए गए पारस्परिक शुल्कों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की भी उम्मीद बढ़ी है। ब्याज दरों में कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर यानी कि रेपो रेट घटकर अब 6% हो गई है। इस कदम से आवास, ऑटो और कोऑपरेटिव ऋण लेने वालों को राहत जरूर मिलेगी। फरवरी में अपनी पिछली नीति में आरबीआई ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर दिया था। ये दर मई 2020 में पिछली दर में कटौती के बाद की गई थी। दरों में आखिरी संशोधन फरवरी 2023 में हुआ था, जब नीति दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज जैसे कि होम लोन, कार लोन अब सस्ते हो जाएंगे। हालांकि बैंक ईएमआई में कब तक और कितनी कटौती करेंगे उन पर यह निर्भर जरूर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीने के अंतराल पर होने वाली अपनी 3 दिवसीय बैठक में रेपो दर को घटाने, बढ़ाने या फिर स्थिर रखने पर फैसला लेती है। रेपो रेट का उद्देश्य क्या है, ये अब बताते हैं। इसका उद्देश्य होता है महंगाई पर काबू पाना, बाजार में मुद्रा की उपलब्धता को नियंत्रित रखना और साथ ही देश की आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखना। क्या होता है एमएसएफ, अब ये भी समझिए। एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ वो ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को रात भर यानी ओवरनाइट के लिए कर्ज लोन देता है और इसे आप आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाला आकस्मिक लोन भी मान सकते हैं और इसकी ब्याज दर रेपो रेट की तुलना में थोड़ी ज्यादा जरूर होती है। एमएसएफ को 2011 में पेश किया गया था ताकि बैंक इमरजेंसी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि GSECS गिरवी रखकर अतिरिक्त फंड उधार ले सके। बैंकों को इसकी जरूरत तब पड़ती है जब उन्हें तुरंत पैसे की जरूरत होती है लेकिन उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं होती है। एमएसएफ घटाने के क्या आसार है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताते हैं। जब बैंक एमएसएफ को घटाता है तो बैंक को आरबीआई से सस्ता उधार लेने का मौका मिल जाता है और इससे उनकी उधार देने की क्षमता भी बढ़ती है और वो ग्राहकों को अधिक से अधिक कर्ज देने के लिए भी सक्षम बन जाते हैं। एमएसएफ घटने की वजह से जब कमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो ग्राहकों को और भी कम ब्याज दर पर लोन दे पाएंगे। इससे ब्याज दर घटने की उम्मीद बढ़ती है और आम लोगों के लिए कर्ज लेना सस्ता और आसान हो सकता है। साथ ही मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। क्या होता है एसटीएफ, अब ये आपको बताते हैं। एसटीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2022 में एसटीएफ को लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल के तौर पर पेश किया था। ये रिवर्स रेपो की तरह काम करता है लेकिन कई मामलों में उससे अलग भी होता है। जब बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी यानी कि लिक्विडिटी होती है तो वे इसे आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और इस पर ब्याज कमा भी सकते हैं। आरबीआई को रिवर्स रेपो दर पर बैंकों की धनराशि जमा कराने के एवज में जी से कोलैटरल के रूप में रखनी पड़ती है, लेकिन एसटीएफ में ऐसा नहीं होता। एसटीएफ के तहत बैंक जब अतिरिक्त नकदी रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं तो आरबीआई को बैंकों के पास जी से गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एसटीएफ घटने के क्या आसार होते हैं, अब ये आपको बताते हैं।
एसटीएफ घटने का मतलब होता है कि बैंकों को जमा पर आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा और ऐसे में बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को आरबीआई में रखने की बजाय मार्केट में लोन बांटकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे। लोन के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों को उनकी ब्याज दरों को आकर्षण बनाना पड़ेगा ताकि ज्यादातर से ज्यादातर लोग लोन ले सके। और इसके अलावा बैंक अतिरिक्त नकदी को भी शेयर बाजार और कॉर्पोरेट सेक्टर में अधिक निवेश कर सकते हैं। इससे शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ के झटके के बाद जीडीपी वृद्धि के अनुमानों में कटौती। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 25,000 अंकों से घटाकर अब 6.25% करने का फैसला लिया। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% अब कर दिया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 26% का भारी भरकम पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा कर डाली थी, जो 9 अप्रैल से प्रभावी भी हो गई। आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पर 6.5% रहने का अनुमान जताया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नीतिगत और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण वृद्धि अनुमानों में 20 आधार अंकों की कमी की गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि में अनुमान पहली तिमाही में ये 6.5%, दूसरी तिमाही की बात करें तो 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4% तक रह सकती है महंगाई दर। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति निर्णायक रूप से सकारात्मक दायरे में प्रवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। हालांकि फरवरी में महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया। वित्तीय वर्ष 26 के लिए तिमाहीवार का अनुमान, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहली तिमाही की बात करें तो 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8%, चौथी तिमाही में 4.4% ये रहेगी। आर्थिक नीतियों की ये ऊंच नीच सिर्फ आंकड़ों की बाजारगी नहीं है, बल्कि हमारे घरों में ईएमआई हमारे बजट और हमारे भविष्य की दिशा भी तय करती है। रेपो रेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपकी जेब से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को भी प्रभावित करता है, ईएमआई से लेकर महंगाई तक। ऐसे में इसकी हर हलचल पर नजर बेहद रखना जरूरी हो जाता है।